रायपुर से आ रही है। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जीएसटी विभाग सक्रिय हो गया है। दरअसल 6000 से अधिक कारोबारियों को नोटिस दिया गया और टैक्स नहीं दिए जाने पर कारोबारियों को ये नोटिस भेजा गया है। नोटिस के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। 6000 से ज्यादा कारोबारी ऐसे हैं जिन्हें नोटिस भेजा गया है। अब तमाम विभाग एक्टिव नजर आ रहे हैं। टैक्स नहीं देने पर कारोबारियों को ये नोटिस भेजा गया है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लेकर यह नोटिस भेजा गया है। जीएसटी, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जीएसटी डिपार्टमेंट पूरी तरह से एक्टिव है और जिन लोगों ने टैक्स अभी तक नहीं भरा है उन पर एक्शन हो सकता है। 6000 से अधिक कारोबारियों को नोटिस दिया गया है और ऐसे में देखना होगा आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अभी तक जीएसटी को लेकर जो केंद्रीय जीएसटी की टीम है वो कार्रवाई कर रही है और इस कार्रवाई में 6000 कारोबारियों को इसके दायरे में रखा गया है। नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। बहरहाल अब देखना यह होगा अंशिका कि इसमें आगे कार्रवाई क्या होती है, जवाब क्या दिए जाते हैं व्यापारियों की तरफ से, इस पर भी काफी कुछ निर्भर करेगा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से 6000 से अधिक कारोबारियों को नोटिस जारी किया गया है। जीएसटी के टैक्स की गड़बड़ी का ये मामला हो सकता है और कुछ अनियमितताएं स्वाभाविक रूप से नजर आई होंगी गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से और ऐसे में उनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है 6000 से अधिक कारोबारियों को नोटिस इशू किया गया है। और बढ़ते आगे बलौदाबाजार से बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 साल से आरोपी रेप कर रहा था। आरोपी जान से मारने की धमकी भी देता था। दरअसल आरोपी लड़की को घर से उठाकर ले जाता था और घर में लड़की अकेली रहती थी और ऐसे में बलौदाबाजार से जो ये पूरा मामला सामने आया, इस पूरे घटनाक्रम में आरोपी ने लड़की को जान से मारने तक की धमकी दी थी और ऐसे में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस पूरे मामले में 2 साल से आरोपी लड़की के साथ जबरदस्ती करता था, ऐसी अब तक बातें सामने आई हैं। आरोपी ने जान से मारने की उसे धमकी दी हुई थी। बलौदाबाजार से सामने आई तस्वीरें ये देखिए, ये वही आरोपी है और ये घर में अकेली रह रही लड़की को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा बीते 2 सालों से। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के नाम पर फर्जी आईडी बनाया गया। अजय जामवाल के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाया गया है। दरअसल बीजेपी के छवि धूमिल करने की उम्मीद से, इस आशंका से ये बनाया गया, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर अब शिकायत दर्ज कराई। सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दी गई है। आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की मांग भी इसमें की जा रही है। सोशल मीडिया पर यह आईडी बनाई गई थी और इस आईडी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जानी थी, ऐसा यहां पर आरोप लग रहा है और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किए जाने की मांग की जा रही है। बिल्कुल, और बीते कुछ समय से हम ये लगातार देख रहे हैं साइबर फ्रॉड अपने चरम पर है और कई तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। फेक अकाउंट बनाने के साथ साथ कई बार ट्रांजैक्शंस भी हो रहे हैं, इसलिए सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है साइबर क्राइम से बचने के लिए। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले में? किस तरीके से फर्जी आईडी बनाया गया, क्या हुआ, कुछ पता चल पाया है इस पूरे मामले में? देखिए अंशिका, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल है, एक बड़े नेता है और उनके फर्जी अकाउंट है वो फेसबुक आईडी उसके बनाए गए हैं और इसकी शिकायत बीजेपी ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में की है और आशंका व्यक्त किया है कि बीजेपी की छवि धूमिल कराने के लिए इस तरह से फर्जी अकाउंट्स हैं वो बनाए गए हैं और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। चूँकि फर्जी अकाउंट बना हुआ है तो ऐसे में आईटी एक्ट की मामला है, जो धाराएं हैं उन पर बनती है, तो उसे लेकर के जो है अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ इसकी शिकायत की गई है। एक फ़ोन नंबर भी दिया गया है जिसके ट्रेस करने को कहा गया है कि आखिर कौन व्यक्ति है जो इस तरह से फर्जी अकाउंट बना करके बीजेपी की छवि को धूमिल करने का लगातार प्रयास कर रहा है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में चूंकि चुनावी वर्ष हैं तो इस तरह के जो शिकायतों का दौर लगातार जारी है। कई थाना और चौकियों में अलग अलग मामले की शिकायत की गई है। कुछ दिन पहले कांग्रेस का भी एक फर्जी अकाउंट बनाया गया था जिसकी शिकायत की गई है। उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं को मारपीट करते हुए जो है जांच का ये मामला है युगल, अब जांच होगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर कौन लोग इसके पीछे
हो सकते हैं। आप रहिएगा युगल और कुछ खबरों पर आपसे डिटेल से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां हिट एंड रन मामले में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव की दबंगई सामने आई है। युवा कांग्रेस महासचिव के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। जिला महासचिव सहित 2 को चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। ये देखिए सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। ये वो वीडियो है जिसमें बताया जा रहा है कि ये उसी दौरान का वीडियो है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने एनएसयूआई के प्रदेश सचिव पर मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल एनएसयूआई के प्रदेश सचिव ने अपनी दबंगई गुंडागर्दी दिखाते हुए कार में सवार होकर जानलेवा हमला कर जान से मारने के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया। इस घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं, जबकि उस वक्त और भी लोग वहां पर मौजूद थे जो बाल बाल बच गए। और इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस घटना में अभी जो जिन्हें चोट आई है, अभी फिलहाल उसके बारे में बताया जा रहा है कि हालत एक की नाजुक है, इलाज अपोलो अस्पताल में चल रहा है। वहीं दूसरा जिसके पैर में चोट आई है, इस पूरे मामले में पुलिस ने आपराधिक गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की पतासाजी में पुलिस जुटी हुई है। तो ये तस्वीर सामने आई, सीसीटीवी वीडियो बिलासपुर से, जहां पर टक्कर मारने का मामला सामने और वहां से हिट एंड रन का ये पूरा घटनाक्रम, जिसमें कि एनएसयूआई के एक नेता पर आरोप लगा है। बिल्कुल, और इसमें 2 लोगों को गंभीर तरीके से चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, इलाज जारी है। लेकिन कई सवाल इस तरीके से गुंडागर्दी कांग्रेस महासचिव, युवा कांग्रेस महासचिव के ऊपर अब इल्जाम है। जिला महासचिव सहित 2 लोग घायल हुए हैं। सीसीटीवी भी पूरी घटना का सामने आ चुका है। इसमें देखा भी जा सकता है आखिर कैसे अचानक से एक गाड़ी आती है 4 व्हीलर, और फिर वहां पर लोग कुछ मौजूद रहते हैं, रुके बगैर इस तरीके से टक्कर मार के जाना। हिट एंड रन का ये पूरा मामला अंशिका भी देखिए तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूटी पर जिला महासचिव सवार होकर जा रहे हैं और अचानक सामने से आ रही कार सीधी साइड मारकर वहां से आगे भागती है और कुछ लोग उसके पीछे भागते हैं, पीछा करते हैं, लेकिन वहां से भाग खड़ा होता है आरोपी। और ये वो तस्वीर उस वक्त की सीसीटीवी वीडियो बताई जा रही है। और ये ओवर स्पीडिंग है, अगर शायद नॉर्मल स्पीड में रहते तो कंट्रोल भी हो जाता, लेकिन पीछे से क्योंकि बहुत तेजी से वो आ रहे थे, इसलिए भी ये पूरी घटना। तस्वीर देखकर अंशिका साफ जाहिर हो रहा है कि ये इरादतन किया गया। उमेश मौर्य से जानते कि पूरा मामला क्या है। उमेश, तस्वीरें देखकर तो यही लग रहा है कि ये इरादतन टक्कर मारी गई है। बिल्कुल, देखिए पूरी घटना जो है वो कोतवाली थाना क्षेत्र का है और जिस तरीके से एनएसयूआई के जो प्रदेश सचिव है अमन श्रीवास्तव, उनके द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है देर रात जब जो घायल है, जिनका नाम सोनी बताया जा रहा है, मंजीत सोनी, वो और उसके साथी जो है वो दुकान के सामने खड़े थे, कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित दुकान के सामने। इस बीच आपसी विवाद को लेकर वहां पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसकी सूचना प्रदेश सचिव जो है एनएसयूआई उनको लगी और वो तत्काल जब मौके पर पहुंचे तब ये दोनों युवक जो है अपनी बाइक से सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान आपने देखा होगा कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है कि कार में सवार होकर वो सीधा उस बाइक सवार को टक्कर मारते हैं, जिसमें बुरी तरीके से जो मंजीत सोनी है वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। इसके साथ ही जो अन्य साथी है उनको गंभीर चोट उनके पैर में आई है। चूंकि जैसे ही ये पूरी घटना वहां पर मौजूद जो लोग देखते हैं, तत्काल ये कोशिश करते हैं उस ड्राइवर को पकड़ने की। एनएसयूआई के जो सचिव बताए जा रहे हैं उनको पकड़ने की कोशिश की जाती है, हालांकि वो फरार हो गए हैं। लेकिन जो इस पूरी घटना में घायल जो दोनों मंजीत सोनी और उसके जो साथी है उसको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर मंजीत सोनी की जो स्थिति है वो गंभीर बताई जा रही है। इसके साथ ही अगर हम कहें जो उसका जो अन्य साथी है उसका सिम्स में इलाज चल रहा है, पैर में गंभीर चोट आई है। पूरे मामले को लेकर कोतवाली पुलिस पूरे संज्ञान ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है एक एनएसयूआई का है और दूसरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। तो दोनों ही एक ही पार्टी के दल के जो है वो नेता है। और पुलिस किस चीज का कर रही है जब प्रूफ सामने है?
सीसीटीवी फुटेज में देखा जा रहा है साफ तरीके से कि आखिर किस तरीके से टक्कर मारा है। फोर व्हीलर ने, स्कूटी पर सवार थे जिला सचिव, और तमाम तरीके से प्रूफ्स भी हम देख रहे हैं, लगातार दिखा भी रहे दर्शकों को। तो अभी तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? क्या इसमें कोई बयान सामने आया किसी भी पुलिस अधिकारी का? उनका क्या कहना है? देखिए, सीसीटीवी फुटेज आने के बाद से ही वहां पर जो तमाम पुलिस के अधिकारी है वो मौके पर पहुंच गए थे, घटनास्थल पर पहुंच गए थे और जानकारी जुटा रहे थे कि आखिर इस पूरी घटना की वजह क्या है। तो वजह तो आपसी विवाद ही निकल कर सामने आया, लेकिन इस घटना के बाद से जो एनएसयूआई के जो प्रदेश सचिव है वो घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है, उनके घर में भी छापामार कार्रवाई की गई। यदि उनके घर में होते तो उनको वहां से गिरफ्तारी करते। फिलहाल अभी जो दोनों की हालत जो गंभीर है, उनका ट्रीटमेंट कराना पहली प्राथमिकता थी, लिहाजा उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया। वहीं अब उनकी पतासाजी की जा रही है जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया। उमेश, ये जो सीसीटीवी सामने आया है ये किस जगह का है? ये कहां पर थे जहां जिला एनएसयूआई के जिला पदाधिकारी भी मौजूद है और एनएसयूआई के उस आरोपी अधिकारी की भी गाड़ी वहीं पर मौजूद है और भी बहुत सारे वहां पर लोग हैं? ऐसा लग रहा है कोई मीटिंग के लिए ये लोग पहुंचे थे। ये क्या हुआ था जो ऐसे टक्कर मारकर उन्हें भागने की नौबत आई? देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र के पास एक दुकान है, किराना दुकान है, वहां पर कई युवाओं का जमावड़ा लगा हुआ था और चुनावी सरगर्मी थी। 3 दिसंबर को रिजल्ट आना है, तो सब आपस में ये एक दूसरे से जानकारी ले रहे थे कि किसकी सरकार बनेगी। वहां पर इस तरह की चर्चाएं हो रही थी, चुनावी चर्चाएं हो रही थी। इसी बीच जो वहां पर जो श्रीवास्तव है, अमीन श्रीवास्तव और अमन श्रीवास्तव, उसके जो साथी है वो भी वहां पर मौके पर थे। इसी दौरान जब वहां पर मंजीत जो पहुंचा, उससे किसी बात को लेकर विवाद हुआ वहां पर, इसी बात को लेकर। तो जैसे ही ये जानकारी लगी अमान और अमीन को, तो वो वहां पर मौके पर पहुंचे। लेकिन जैसे ही वहां पर वो मौके पर पहुंचे तो जो दोनों युवक, जो युवक कांग्रेस के सदस्य बताए जा रहे हैं, मंजीत सोनी, वो वहां से गुजर रहे थे। इसी दौरान वो कार से, i10 कार से स्पीड से आते हैं और उनको टक्कर मार देते हैं। ये भी नहीं पूछते कि आखिर क्या विवाद की वजह क्या थी। तत्काल वहां पर बड़े नेता का उमेश इसमें बयान आया हो, क्योंकि एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई है, चुनाव का समय है, इस तरह की आपसी विवाद से पार्टी की छवि को भी नुकसान पहुंच सकता है। जो लोगों को नुकसान पहुंच रहा है जिन आपस में द्वंद्व से, वो तो एक अलग का विषय। बिल्कुल, देखिए, अब इस पूरे मामले पर अभी तक के तो जो बड़े नेता है वो इस पूरे विवाद से बचना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये विवाद से इसलिए बचना चाहते हैं कि कांग्रेस की छवि धूमिल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी हमारी कोशिश है कि फोन में हम उनसे जानकारी लें, क्योंकि अगर हम एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष उनको फोन लगा रहे तो उनका फोन बंद बता रहा है। लेकिन जैसे ही जानकारी मिलती कि क्या कुछ उस पर एक्शन लिया जाएगा, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के जो पदाधिकारी अगर बीच सड़क पर इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे तो फिर आम जनता के बीच क्या कुछ मैसेज जाएगा? सरकार में रहे हैं तो हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारा काम बाकी है। परिणाम आने हैं, उसके बाद क्या स्थिति रहती है जनादेश के अनुसार। लेकिन ये सब जो पार्टी की छवि को खराब करने वाली घटनाएं, इस पर निश्चित रूप से बड़े नेताओं को इंटरफेयर करना होगा लगाम लगाने के लिए। बहुत शुक्रिया उमेश आपका पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांकेर की, जहां जवानों ने सर्चिंग के दौरान आईईडी बम बरामद किया है और यह बड़ी सफलता, नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। मध्य टेकरी के पास से ये आईईडी बम बरामद हुआ है। 3 पाइप बम, 2 नग कुकर बम भी बरामद हुआ है। जवानों ने आईईडी बम को डिफ्यूज भी कर दिया है। पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। आईईडी बम बरामद हुआ है। तो लगातार सर्चिंग यहां पर जवानों की तरफ से समय समय पर की जाती है और इसी सर्चिंग के दौरान जवानों ने आईईडी बॉम्ब बरामद किया है। और चलिए बढ़ते आगे, रायपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सरकारी कर्मचारियों ने 4% डीए की मांग की है। निर्वाचन आयोग को कर्मचारी संगठन ने पत्र लिखकर यह मांग की है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने पत्र लिखा है। दीपावली से पहले ही डीए बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक क्योंकि इस पर कुछ भी कहना सामने नहीं आया, इसलिए एक बार फिर से इस मांग को उठाई गई है सरकारी कर्मचारियों की तरफ से कि 4% डीए बढ़ाए जाने की मांग की गई है। विधानसभा चुनाव हुए और ऐसे में ये जो पूरा
पूरी पावर है ये सरकार के हाथ से निकल जाती है। ऐसे समय में सरकार कोई फैसला नहीं ले सकती। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रभावी होने से पहले ये सरकार फैसला ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया गया। अब चुनाव आयोग के हाथ में, निर्वाचन आयोग के हाथ में ये फैसला है। ऐसे में वो जो फैसला है कर्मचारियों का डीए बढ़ाए जाने का, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग कर सकता है और इसके लिए इंतजार लगातार ये हो रहा है और पत्र लिख करके अपील की जा रही है कि आखिर क्यों नहीं इस पर गौर किया जा रहा, निर्वाचन आयोग इस मांग को पूरा करे। तो निर्वाचन आयोग को कर्मचारियों ने ये पत्र लिखा है और पत्र के जरिए मांग की गई है। सरकारी कर्मचारियों ने 4% डीए की मांग की है और साथ ही इससे पहले भी वो इसकी मांग कर चुके हैं, लेकिन जब इस पर कुछ नहीं किया गया तो एक बार फिर से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को पत्र लिखा है। युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, इससे पहले भी जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्होंने इसकी मांग की थी, लेकिन इस पर जब कुछ नहीं किया गया तो अब कर्मचारियों को आयोग की तरफ जाना पड़ा और वहां पर पत्र लिखकर मांग उठाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, हजारों कर्मचारी हैं जो केंद्र के समान जो डीए है उसकी मांग लगातार करते रहे हैं और 4% डीए को लेकर के दीपावली के पूर्व ही पत्र लिखा गया था। चूँकि छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लगा है, ऐसे में उनकी जो मांगे हैं लंबित है, मिल नहीं पा रही है किसी तरह की योजना का लाभ, तो उसे लेकर के अब केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिख करके एनओसी मांगा गया है। और उन्होंने ये भी अपने पत्र में लिखा है कर्मचारी संगठन ने कि इससे कर्मचारियों को काफ़ी आर्थिक नुकसान हो रहा है। अगर उसकी अनुमति मिल जाती है, चूँकि आदर्श आचार संहिता है, तो ऐसे में जब अनुमति मिल जाएगी तो राज्य के सभी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा और उनको केंद्र के समान जो 4% डीए है वो मिल सकेगा। तो उसी लेकर के पत्राचार किया गया है, लेकिन अभी किसी तरह के एनओसी ना तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से मिल पाई है, न ही राज्य निर्वाचन की ओर से। तो ये जो है अनुसंधान करने की, ये निर्वाचन आयोग के हाथ में है फैसला कि अब वो तोहफा, वो 4% डीए मिल पाएगा कर्मचारियों को या नहीं, इसके लिए कुछ इंतजार करना होगा। आप बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा अधिकारियों से, क्या संज्ञान इस पर लिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।